पढ़ने से पहले हम कुछ संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे इसकी बेसिक नॉलेज हमको प्राप्त हो सके और आगे चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। तो देखो, सबसे पहला राज्य, स्टेट। अब राज्य किसी समाज की राजनीतिक इकाई है ये, ठीक है, और उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। पुराने समय में मनुष्य का शिकारी जीवन था, पर बाद में जब उसके जीवन में स्थायित्व आया तो एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य का जन्म हुआ। तो राज्य एक समाज की राजनीतिक इकाई है और राज्य के जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से 4 तत्व हैं ये, ठीक है। आपको इनका अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जनसंख्या, पॉपुलेशन। जैसे हम भारत के ही एवज में देखें तो भारत की जनसंख्या है वर्तमान में 1 अरब 35 करोड़। तो ये पॉपुलेशन है जिस पर भारत राज्य है। दूसरा भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे हम इंडिया की बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जो पूरा एरिया है वो भारत राज्य के अंतर्गत आता है। तीसरी चीज़ है सरकार, गवर्नमेंट। ये किसी राज्य का मूर्त रूप है। वास्तव में जो राज्य है एक अमूर्त इकाई है और इसका मूर्त रूप इसकी सरकार है। जैसे भारत की बात करें तो वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो ये मूर्त रूप है हमारे राज्य का। और ये 3 चीज़ों के अलावा एक चौथी सबसे खास चीज़ है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता से मतलब है किसी के अधीन नहीं होना, किसी के कोई बात नहीं मानना, अपनी मर्जी से शासन चलाना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास संप्रभुता नहीं थी और इसीलिए हमारे राज्य को भारत राज्य ना बोलकर हम ब्रिटिश राज्य का हिस्सा थे। तो ये शुरू की तीनों चीज़ें होते हुए भी किसी राज्य को हम पूरा राज्य नहीं मान सकते जब तक उसके पास में संप्रभुता नहीं होगी, खुद की मर्जी नहीं होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। किसी राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब अगला संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते किसको हैं? तो किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाई हुई संहिता, दस्तावेज, जिसके हिसाब से किसी राज्य का शासन चलता है। और आप इसको किसी देश का सबसे बड़ा कानून बोल सकते हो। ये सुपर लॉ है और उस देश के अंदर जितने भी कानून हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं इसी से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो संविधान सबसे बड़ा कानून होता है किसी देश के अंदर। और यदि बात करें हम संविधान के बनने की तो देखो, सबसे पहला अलिखित संविधान इंग्लैंड ने बनाया है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला, अपनाने वाला देश इंग्लैंड है। पर इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, रिटर्न में नहीं है इनका, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा इनका क्वेश्चन है कि इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डाक टिकट जारी करने वाला देश भी इंग्लैंड है। तो ये 4 क्वेश्चन है। संविधान अपनाने वाला पहला देश, डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश और अलिखित संविधान, और एक ऐसा देश जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ। चारों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में पहला लिखित संविधान, ठीक है, रिटर्न में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का है और इसीलिए संविधान की जननी, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है किसको? अमेरिका को, ठीक है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अब बात करें हम राजनीति की, तो राजनीति का जनक, ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं किसको? अरस्तु को। अरस्तु के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, बाकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम इसका। पर देखो, अरस्तु को बोलते हैं राजनीति का जनक और इन्होंने किताब लिखी है राजनीति, पॉलिटिक्स। इनके गुरु का नाम है प्लूटो, जिन्होंने किताब लिखी है कौन सी? गणतंत्र, रिपब्लिक। और प्लूटो के गुरु का नाम है सुकरात। तो 3 तो इस प्रकार से हैं, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात। अब इसके बात करें इसके शिष्यों की, तो एक तो इसका बड़ा फेमस शिष्य कौन? सिकंदर, जिसको विश्व विजेता माना जाता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम है। दूसरा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इनके एक शिष्य थे और थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति शास्त्र का जनक। अब अरस्तु की बात करें तो देखो, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स प्लस फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक, प्लस फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक।
तो ये तो अरस्तु से संबंधित क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आधुनिक राजनीति का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, इसका आंसर है मैकियावेली। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकियावेली इटली का निवासी फिलोसफर था, अपने समय का बहुत विद्वान व्यक्ति था, और इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है कौन सी, द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस इनकी किताब है, और इसके किताब के अंदर जो चीज़ है वो है आधुनिक राजनीति से संबंधित विचारधाराएं। और ये बोलते हैं कि किसी आदमी के पास में पावर होनी चाहिए, चाहे पावर कहीं से भी आए। तो वर्तमान की राजनीति कहीं ना कहीं इस किताब के आसपास ही घूमती है। मैकियावेली इटली के निवासी, द प्रिंस किताब लिखी है, और फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब बात करें भारत का मैकियावेली, तो भारत का मैकियावेली बोलते हैं चाणक्य को, और चाणक्य ने किताब लिखी है कौन सी, अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है मराठों का मैकियावेली, तो मराठों का मैकियावेली बोलते हैं किसको, नाना फडणवीस को। तो ये तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब कुछ टर्म है यहाँ पर, तो एक लिखा हुआ है राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की। राजतंत्र में राजा सर्वे सर्वा एवं वंशगत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से बनता है और सारी शक्ति उसी के पास होती है। ठीक है, तो मोनार्की पहले जितने भी राज्य थे वो कहीं ना कहीं इसी का एग्जाम्पल थे। पर वर्तमान में मोनार्की की यदि बात करें तो इसका बदला हुआ रूप है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंग्लैंड है। कहने का मतलब ये है कि शासन तो संविधान के हिसाब से चलता है, पर जो देश का मुखिया है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो राजा होता है। पर राजा के पास में यहाँ पर कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि सरकार वो चलाता हो, वो सिर्फ वहाँ पर एक रबड़ की मोहर है। तो राजतंत्र में राजा सर्वे सर्वा होता है। इसके बाद में धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, किसी धर्म विशेष या ईश्वर के नाम पर जब शासन चलता है या फिर किसी धार्मिक किताब के हिसाब से, जैसे वर्तमान में इसका एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर पोप का राज्य चलता है, जो कि ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु है। ठीक है, अब यहाँ धर्म के हिसाब से शासन चलता है। पुराने समय में धर्मतंत्र के एग्जाम्पल हुआ करते थे, पर वर्तमान में इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। और इसके बाद में जो अगली टर्म है वो है लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी। वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, तो देखो लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता का शासन होता है। ठीक है, जनता का शासन होता है, और इसमें जो सबसे बढ़िया है, याद रखने लायक, वो है इब्राहिम लिंकन की परिभाषा। इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र को बोला है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इब्राहिम लिंकन यूएसए के राष्ट्रपति रहे, और उन्होंने जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन किसको बोला, डेमोक्रेसी को। अब डेमोक्रेसी के भी दो रूप हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपना शासन खुद चलाती है। तो वर्तमान में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई ऐसा प्रैक्टिकल वे में एग्जाम्पल नहीं है, पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो सबसे ज़्यादा करीब है वो है कौन, स्विट्ज़रलैंड। अब स्विट्ज़रलैंड में इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो पहल, जिसको इनिशिएटिव बोलते हैं। अब इसमें जनता खुद आगे से कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है और विधायिका को कानून बनाने के लिए बोल सकती है। तो ये जनता को यहाँ पर पावर है। दूसरा जनमत संग्रह, रेफरेंडम। इसमें यह कि सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको जनता के बीच में ले जाया जाता है और उस पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। एक निश्चित कोटे में जब जनता इसके पक्ष में वोट करती है तब जाकर वो कानून माना जाएगा। तो स्विट्ज़रलैंड एक मात्र ऐसा देश है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सबसे ज़्यादा करीब है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, सीधा शासन में हिस्सा ना लेकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि शासन में हिस्सेदारी रखता है किसकी, जनता की, उसके हितों का ख्याल रखता है। और इसमें आप समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में जितने भी लोकतंत्र हैं वो सब इसी रूप में हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, देखो, संसद में एमपी के रूप में और विधानसभा में एमएलए के रूप में। और ये हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमारी तरफ से सदन में हमारे हितों का ख्याल रखते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है।
इसके बाद में गणतंत्र, रिपब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको जरूर याद रखना है। तो रिपब्लिक, गणतंत्र से मतलब है जब किसी देश का मुखिया, हेड ऑफ स्टेट, जनता के द्वारा चुना जाता है उसको गणतंत्र बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। भारत वर्तमान में रिपब्लिक है और भारत रिपब्लिक बना है कब? 26 जनवरी 1950 को। बहुत अच्छे से याद रखना, भारत रिपब्लिक बना है 26 जनवरी 1950 को और भारत का जो वास्तव में नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही एक बार पाकिस्तान का पूछा हुआ है, तो पाकिस्तान रिपब्लिक बना है 23 मार्च 1956 को। तो जब किसी देश का मुखिया सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है उसको रिपब्लिक बोलते हैं। इसका उल्टा है राजतंत्र। जब किसी देश का मुखिया पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार में से बनता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, उसको बोलते हैं मोनार्की या राजतंत्र। अब लोकतंत्र के दोनों ही रूप हो सकते हैं, राजतंत्र के रूप में भी लोकतंत्र हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने इंग्लैंड बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलेंगे उसको। गणतंत्र के रूप में भी लोकतंत्र हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम खुद भारत हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं हम, तो आगे अब है शासन के अंग। तो शासन के अंग, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वास्तव में शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 अंग होते हैं जिसको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोलते हैं। अब एक एक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था। जो लेजिस्लेटिव है ये कानून बनाने का काम करती है। और आप इसको समझें, हमारे इंडिया में देखो वर्तमान में जो हमारी संसद है, जो नेशनल लेवल पर है, केंद्र में है, जो पार्लियामेंट है, ये कानून बनाने का काम करती है। प्लस राज्यों में कौन करता है? विधानसभा। तो ये दोनों लेजिस्लेटिव का एग्जाम्पल है, विधायिका का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो विधायिका कानून बनाने का काम करती है। और हमारे देश की यदि बात करें तो संसद और विधानसभा दोनों लेजिस्लेटिव हैं। इसके बाद में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो विधायिका कानून बनाती है उन कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था कार्यपालिका है। एग्जीक्यूटिव है जो शासन चलाने का काम करती है उन कानूनों के हिसाब से। अब कार्यपालिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको अस्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं, जिसमें हमारी सरकारें शामिल हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो प्रत्येक 5 साल में चेंज होती रहती हैं। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, ये सारी की सारी राजनीतिक कार्यपालिका का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, अस्थायी हैं, ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं। और वास्तव में जो पावरफुल होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। जो अस्थायी कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसके पास में पूरी की पूरी पावर होती है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और स्थायी कार्यपालिका हमारी नौकरशाही, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो स्थायी कार्यपालिका का एग्जाम्पल है। और स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के आदेशों का पालन करती है, इसके हिसाब से काम करती है। और हमारे IAS, IPS जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पूरी की पूरी नौकरशाही किस में आती है? स्थायी कार्यपालिका में। पर स्थायी कार्यपालिका चेंज नहीं होती। एक बार सरकारी नौकरी में आने के बाद एक फिक्स एज पर ही उस व्यक्ति को रिटायर किया जाता है। ज़्यादा पावर होती है राजनीतिक कार्यपालिका की, पर स्थायी कार्यपालिका लंबे समय तक काम करती है, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका एक निश्चित समय तक काम करती है, जो कि हमारे भारत में 5 साल है वर्तमान में। ठीक है, ये 2 रूप हुए इसके। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके भी 4 टाइप हैं, इसके खुद के 4 प्रकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। सबसे पहले अध्यक्षीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका, यह प्रणाली वर्तमान में अमेरिका में है और अमेरिका से कई देशों में ली गई है, पर सबसे पहले अमेरिका में ही इसको लागू किया गया था। और इसमें होता क्या है, इसमें जहां जनता एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। कहने का मतलब ये कि जो सरकार चलाने वाला मुखिया है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है और उस राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है, पर राष्ट्रपति की पावर यहाँ पर पूरी होती है।
और जो दूसरे मंत्री हैं सरकार के, उनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बनाता है। वो किसी को भी बना सकता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति इस विशेष फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, उसको उसी विभाग का काम दे देता है। तो प्रेसिडेंटल सिस्टम में, अध्यक्षीय कार्यपालिका में सर्वे सर्वा हुआ कौन? राष्ट्रपति। और इसको अपनाने वाला सबसे पहला देश अमेरिका है। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन, जो पूरी दुनिया का भी पहला राष्ट्रपति है। तो ये भी क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका का भी पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंटल सिस्टम में सीधे जनता चुनती है कार्यपालिका को, जिसका मुखिया होता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है खुद भारत और इंग्लैंड। इसमें होता क्या है, इसमें जो पीछे अभी हमने पढ़ा था संसद और विधानसभा जो लेजिस्लेटिव हैं, वास्तव में उस विधायिका में से ही सरकार बनती है। जो कार्यपालिका है उस विधायिका में से ही बनेगी, ये कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लैंड ने इस चीज़ को सबसे पहले अपनाया। और इसकी एक खासियत ये कि इसमें जो सर्वे सर्वा होता है वो होता है कौन? पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री इसमें पावरफुल होता है। और प्रधानमंत्री हमेशा किस में से बनेगा? संसद में से। तो दोनों में अंतर अच्छे से पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम होता है और प्रेसिडेंटल सिस्टम में कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसमें खास चीज़ ये है कि जो सरकार बनेगी वो वास्तव में विधायिका में से ही बनेगी। जितने भी मंत्री बनेंगे वो भी किस में से बनेंगे? विधायिका में से, बाहर से नहीं बना सकते आप। अब जैसे हमारे भारत में रखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, वो संसद का सदस्य होना चाहिए। पर यदि संसद का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया तो उसको अगले 6 महीने में संसद में से किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा उसको। यही विधानसभा के लिए। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंग्लैंड की देन है, खुद भारत ने इसको अपनाया है। और इसको वेस्टमिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के नाम से भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड ने इसको अपनाया है। और इंग्लैंड की संसद लंदन में जिस जगह पर है उस जगह का नाम वेस्टमिनिस्टर है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली किसको बोलते हैं? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही, संसदीय कार्यपालिका को ही वेस्टमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें पीएम होता है और उसमें कौन होता है? राष्ट्रपति। दुनिया का पहला पीएम, ठीक है, रॉबर्ट बालपोल, जो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री है, वो दुनिया का भी पहला प्रधानमंत्री है। रॉबर्ट बालपोल दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है और इंग्लैंड का भी पहला प्रधानमंत्री है। दुनिया का पहला राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बढ़ते हैं। एक इसका टाइप है दोहरी कार्यपालिका, ड्यूल एग्जीक्यूटिव। यह प्रणाली फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती है। इसमें होता क्या है, जो कार्यपालिका शक्ति है वास्तव में बराबर 2 जगह बांट दी जाती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी दोनों की पावर बराबर होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्यूल बोला जाता है इसको। और इसका आपको याद रखना है, दोहरी कार्यपालिका का एग्जाम्पल वर्तमान समय में फ्रांस है। ठीक है, तो 3 हो गए, दोहरी, संसदीय और राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंटल। अगला बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। बहुत काम किए, कई बार पेपर में आया हुआ है। देखो, प्लूरल एग्जीक्यूटिव से मतलब है जो कार्यपालिका होती है उसके सभी सदस्यों की पावर बराबर होती है। ठीक है, सभी सदस्यों की पावर बराबर होती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। देखो, स्विट्ज़रलैंड दोबारा आया है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल प्लस प्लूरल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल। अब कहने का मतलब ये, जो स्विट्ज़रलैंड है इसमें वास्तव में जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसमें 7 मंत्री होते हैं और 7 के 7 मंत्रियों की जो पावर होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, पर होता क्या है, दुनिया के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति बनता है, नाम के लिए राष्ट्रपति बनता है, पर उस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 1 वर्ष का। और एक वर्ष में इन 7 में से ही चेंज होते रहते हैं। तो बड़े काम का क्वेश्चन है। एक तो ये कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर 1 साल का होता है? इसका आंसर स्विट्ज़रलैंड। दूसरा क्वेश्चन ये कि बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल, मतलब कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं सबकी पावर इक्वल। इसका आंसर भी स्विट्ज़रलैंड। एक हमने पहले पढ़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका आंसर भी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में
अब जो तीसरा अंग है शासन का वो है न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका का काम है, इसका प्रमुख कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान। जैसे हमारे देश में यदि किसी कानून को लेकर विवाद है तो उसका समाधान करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये जुडिशरी है जो कि उन कानूनों की रक्षा करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका तीसरा अंग है शासन का, जिसका काम है कानूनों की रक्षा करना। अब यदि भारत की हम बात करें तो भारत में जो जुडिशरी है वो एकात्मक है। ठीक है, ये यूनिटरी जुडिशरी का एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में। इसमें होता क्या है कि जो कोर्ट हैं उनमें देखो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो पूरे देश के लिए है। उसके बाद में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है, पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बन सकती है, पर वास्तव में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट के नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये क्या हुआ, ये यूनिटरी सिस्टम है, ये अलग से किसी राज्य का नहीं है, पूरे देश का एक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है वो किस प्रकार की है, ये एकात्मक है। ठीक है, एकात्मक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में भारत में एकात्मक न्यायपालिका हुई। दूसरा एक बहुत खास क्वेश्चन है, शासन का चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है, मीडिया को। ठीक है, जो मीडिया है इसको शासन का चौथा स्तंभ बोला जाता है, और इसलिए बोला जाता है कि तीनों में जो कमी होती हैं उनको उजागर करने का काम मीडिया का है। इसीलिए शासन का चौथा अंग बोलते हैं किसको, मीडिया को। ठीक है, ये तो आपका इस प्रकार से 3 भागों का हमने अच्छे से क्लियर किया। अब देखो एक चीज़ लिखी हुई है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखो शक्ति पृथक्करण क्या है, वास्तव में ये कि पुराने समय में जो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कानून बनाना, उनके हिसाब से शासन चलाना और उनकी रक्षा करना, मतलब उन पर जजमेंट देना, ये तीनों पावर किसके पास हुआ करती थी, एक ही आदमी के पास, जिसको क्या बोलते थे उस समय पर, राजा। ठीक है, राजा ने जो मुंह से बोल दिया कानून, वो अपनी मनमर्जी से काम करता था और वो ही खुद जजमेंट दिया करता था। तो ये बड़ी गलत चीज़ थी, जनता के अधिकारों का हनन था। तो इस बात को लेकर विवाद था। तो देखो फ्रांस का एक विद्वान हुआ कौन, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि ये पावर कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जिसमें बताया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश यूके, ठीक है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने ये सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे पहले अपनाया है, पर आइडियल वे में, यदि बिल्कुल आइडियल रूप से देखें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है क्या, यूएसए। ठीक है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बिल्कुल वास्तव में अपनाने वाला जो देश है वो अमेरिका है। अमेरिका की देखो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की पावर बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है इसका वो अमेरिका है। और सबसे शुरुआत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया किसने, यूके ने, इंग्लैंड ने। भारत ने भी इसको अपनाया है। और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 50 है, ठीक है, जो 50A है, वो इसी से संबंधित है, वो आगे पढ़ेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू का ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के विद्वान थे और इन्होंने किताब लिखी है कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें ये सिद्धांत दिया गया है। तो कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, द प्रिंस मैकियावेली के द्वारा, और पॉलिटिक्स लिखी गई है किसके द्वारा, अरस्तू के द्वारा। तो ये एक मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाया है। एक दूसरा अगला वीडियो और डालेंगे इसी से संबंधित। धन्यवाद।